आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियम् भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं, हम आपको हमेशा अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी नामी गिरामी हस्तियों से मिलवाते हैं। इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विज्ञापन जगत से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने विज्ञापन के संसार को आम आदमियों की अनुभूतियों से जोड़ा है। फिर चाहे वो राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन हो या घरों को रंग रोगन करने वाले पेंट का विज्ञापन, हर जगह उनकी छाप स्पष्ट दिखती है। तो आइए मिलते हैं विज्ञापन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी पीयूष पांडे से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। पीयूष जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, और आपके सभी लिसनर्स को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो हम पीयूष जी यही जानना चाहेंगे आपसे कि कहाँ आपका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई? सब जन्म जयपुर में हुआ और स्कूलिंग भी जयपुर में हुई और घर भी जयपुर में है और दिल भी जयपुर में है। गुलाबी नगरी से अभी भी वो आपका रिश्ता जो है दिल का बड़ा मजबूत है एकदम। वो नहीं टूट सकता। आपका जो परिवार है या आपके जो पुरख हैं वो कहाँ से ताल्लुक है? मेरे माता पिता दोनों उन्नाव जिले यूपी के हैं और मेरे पिताजी पढ़ाई करने जोधपुर आ गए थे अपने अंकल के साथ जी, और बाद में शादी करके मेरी मदर भी वहीं आ गई। तो शुरू में ये लोग जोधपुर रहे और मेरी सब बहनें जोधपुर में ही पैदा हुई और उसके बाद में मेरे फादर शिफ्ट हुए जयपुर। जी जी। तो वहाँ पे मैं और मेरा भाई वहाँ पे पैदा हुए। तो सारी जो स्कूलिंग है वो आपकी वहाँ हुई? स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल जयपुर में सारा। अच्छा। तो आपके परिवार में जैसे बताया आपने कि आपकी बहनें भी हैं, क्योंकि हमने सुना है कि इला जी जो खुद भी फिल्म और टेलीविजन की, थिएटर की जानी मानी पर्सनालिटी हैं, वो आपकी बहन हैं। वो मेरी बड़ी बहन है। और विज्ञापन में आपके अलावा और कोई परिवार? विज्ञापन की शुरुआत ही शायद इला जी ने की थी। उस जमाने में आपका ही ऑल इंडिया रेडियो में कमर्शियल सर्विस चालू हुई थी तो इला जी ने एक कंपनी खोल रखी थी, इला अरुण पब्लिसिटी जी। तो वो रेडियो स्पॉट बनाती थी। अच्छा। जयपुर में। और कभी कभी हमको भी वॉइस ओवर करने को मिलता था तो 10 15 20 रुपए दे देती थी। तो जयपुर से आपका मुंबई आना हुआ या इसके बीच में कोई और भी स्टेशन आता है? नहीं, कई स्टेशन है। जयपुर से मैं दिल्ली गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज 5 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की। जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली पहुंची और दिल्ली में बड़ा जंक्शन था तो 5 साल वहाँ निकल गए जी। और उसके बाद मैंने 3 साल एक टी टेस्टर के रूप में काम किया कलकत्ते में। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर वहाँ से बम्बई, 24 साल बम्बई में होने वाले हैं। क्या बात है, क्या बात है। बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपने कहा कि आप टी टेस्टर भी रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो गाने हैं उनका स्वाद भी बड़ा अच्छा लगता है। कभी जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। और चूंकि इस प्रोग्राम का जो समय है, अभी जब ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है तो बहुत सारे लोग हाथ में वैसे चाय का कप थाम करके बैठे होंगे, लेकिन साथ साथ वो आपकी पसंद का गाना भी जरूर सुनना चाहेंगे। तो बताइए किस तरह के गाने पसंद है और यहाँ कौन सा गाना हम सुनवाएं? आप मेरा सबसे फेवरेट गाना है, वो मेरी नौकरी से भी ताल्लुक रखता है तो वो सुना दीजिए, सर जो तेरा चकराए। कि सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुस्की,
गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पर हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन 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 अरे राजा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए, काहे घबराए। तो ये जो टी टेस्टर वाली आपने एक बात बताई थी, इस नौकरी के बारे में कुछ बताइए, बड़ा दिलचस्प लगा सुनकर के। वो नौकरी किसी और के साथ टेस्ट करने से समझ में आती है, कोई किताबें पढ़ने से नहीं आती। तो एक एक्सपीरियंस टेस्टर आपके साथ होते हैं। जी जी। वो पहले टेस्ट करते हैं, फिर उसके बारे में कुछ बोलते हैं, आप उनके बाद टेस्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो अनुभव से आप भी सीखने लगते हैं। तो मैं ये मान के चलूं कि विज्ञापन के तो आप महारथी हैं ही, इसके अलावा चाय के तरह तरह के स्वाद जो हैं वो भी आपको मालूम है, और आप देख करके बता सकते हैं कि चाय की जौहरी कह सकता हूं मैं आपको। जौहरी तो नहीं, थोड़ा बहुत अनुभव है मुझे। तो अच्छा ये बताइए, सबसे अच्छी चाय की क्या पहचान है? मेरे ख्याल से चाय की 3-4 चीजें होती हैं। एक तो पत्ती का रंग कैसा होता है जी, और जब पत्ती गीली पत्ती निकाली जाती है चाय में से, उसका रंग कैसा होता है, उससे मालूम पड़ता है चाय की क्वालिटी कैसी है जी। और उसके बाद में स्वाद और उसकी खुशबू, तो ये 4 चीजें हैं। स्ट्रेंथ तो मगर पसंद अलग अलग होती हैं, बस दुनिया भर में जानी मानी चाय तो हमारी दार्जिलिंग की चाय है जी। अच्छा ये बताइए, तो दिल्ली में रहते हुए विज्ञापनों पे तो हम आएंगे ही, इसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियां थी? क्या थिएटर वगैरह भी किया आपने? नहीं, मैं ज्यादातर स्पोर्ट्समैन था। अच्छा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कप्तान था मैं क्रिकेट का। ओहो। और राजस्थान स्टेट से रणजी ट्रॉफी भी खेली है मैंने। जी जी। तो वो वक्त तो सिर्फ खेलने में गुजर गया, तो आर्टिस्टिक चीजें दे पास मी बाय। आपकी आवाज इतनी बढ़िया है, तो कभी कमेंट्री वगैरह में भी हाथ आजमाया आपने? नहीं, कमेंट्री करने का कभी मौका नहीं लगा, मगर कभी कभार जब मन होता है तो मैं अपने ही कुछ 1-2 ऐड कर लेता हूँ। जैसे आजकल वो SBI लाइफ का एक ऐड चल रहा है, वो जी जी। मैंने अपनी आवाज में किया है जी। हर घर कुछ कहता है जी, वो भी मैंने अपनी आवाज में किया है। बहुत खूबसूरत है। तो थोड़ी बहुत कोशिश चालू रहती है जी। तो पीयूष जी, सक्रिय रूप से विज्ञापन की दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? मैं तो बड़ा लक बाय चांस आ गया था। मैं कलकत्ते में चाय की कंपनी में काम करता था, और मेरे कॉलेज के कुछ दोस्त वो एडवर्टाइजिंग में थे,
तो उनके साथ उठता बैठता था, तो मैंने कहा ये अच्छा इंटरेस्टिंग काम लगता है, शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एडवर्टाइजिंग में जाऊँगा। और अगर मैंने समझदारी का कोई काम किया ज़िंदगी में तो ये किया कि कलकत्ते में मुझे नौकरी मिल रही थी, मैंने नहीं ली, क्योंकि मैंने कहा मैं और लोगों से 3-4 साल देरी से शुरुआत कर रहा हूँ, तो वहाँ जाके सीखूंगा जहाँ सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और वो बम्बई था। तो मैं अपनी नौकरी छोड़ के बम्बई आ गया और भगवान की कृपा से मिल गई नौकरी। उस समय कभी मतलब मन में थोड़ी देर के लिए भी कहीं जैसे होता ना कि असुरक्षा का भाव सा है? नहीं, मैं शायद कभी डरता नहीं था। तो उस जमाने में लोग सोचते थे कि एक नौकरी ढूंढने के लिए एक नौकरी हाथ में होनी चाहिए, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपनी जो चाहता था उसके लिए दूसरी नौकरी छोड़ के आ गया जी, और फिर तलाश की और 2-3 महीने में मिल गई। तो मुंबई में जो आपकी पहली नौकरी थी वो कौन सी थी, कहाँ किया आपने? ये मैं 24 साल हो जाएंगे, ओगिलबी एंड मेजर को ही ज्वाइन किया था एज अ ट्रेनी अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अच्छा। और आज उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं एज चेयरमैन। तो आपकी सिल्वर जुबली होने वाली है। हाँ, तो चलिए इसी खुशी में गाना सुना जाए, आपकी पसंद का अगला गाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओले ओले हो, टिट 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 ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन।
ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 अरे उठले उठले अरे इटले इटले सच में जिंदगी का ये सफर कभी तो बड़ा हसीन लगता है, कभी मुश्किलें भी आती हैं, बड़ी परेशानियां भी होती हैं और कई मोड़ों से गुजरती है जिंदगी। तो अब तक का ये जो सफर था आपका रहा है, अब तक का कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो बड़ी बोरिंग हो जाएगी जी। और ईश्वर की दया से चढ़ाव भी ज्यादा रहे जी। उतार आते हैं तो वो तो जिंदगी है, उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो अब तक के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और मजा बहुत आया। आगे भी अच्छा होगा। कोशिश जारी रहेगी। अच्छा पीयूष जी, अब हम अपने जो मुद्दे की बात पे आए, विज्ञापन की जो दुनिया है वो बड़ी लुभावनी है, बड़ी खूबसूरत है और मैं तो खासतौर से बच्चों पे उसका बहुत असर देखता हूँ। मेरी अपनी बिटिया जो है वो टेलीविजन देखती थी तो वो जितने भी जिंगल्स आए और वो आए विज्ञापन, वो सब बच्चे याद कर लेते हैं और वो एक तरह से टेलीविजन के प्रोग्राम्स का हिस्सा बन गया, रेडियो प्रोग्राम्स का। जब फिल्में देखने जाते थे तो शुरू में हम सोचते थे कि कब पहली वो फिल्म स्टार्ट होगी, उसके पहले बहुत सारे विज्ञापन हमें देखने को मिलते थे। तो ये जो फील्ड है मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को फैसिनेट भी करता है, जैसे आपको भी किया इसने, और बहुत सारे नौजवान जो हमारे दोस्त हैं, लिसनर्स हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि आपको इस फील्ड में बहुत अनुभव है कि अगर इस फील्ड में वो आना चाहते हैं तो सबसे जो अहम चीज़ें हैं क्या उनके पास में योग्यता होनी चाहिए इसके लिए? मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी हर इंसान में होती है जी, और उसको उभर के ऊपर आने देना सबसे बड़ी काबिलियत हो सकती है एडवर्टाइजिंग में आने के लिए। जी। आप कुछ लिखना चाहते हैं, आपने कुछ विजुलाइज किया है जी। तो घबराइए मत उससे, क्योंकि कुछ भी गलत या सही नहीं होता। अगर मुझे मालूम होता क्या गलत है क्या सही है तो हर चीज़ सही करता मैं। तो थोड़ी रिस्क होती है, मगर अपने आप को एक्सप्रेस करना, थोड़ी दुनिया को देखना। हिंदुस्तान इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी उसमें खूबसूरती है, इतने कल्चर्स हैं, इतने संगीत हैं, इतनी कला है। अगर उसको आदमी एक स्पंज की तरह एब्जॉर्ब करता रहे और फिर उसको री एक्सप्रेस करने में डरे नहीं, तो सबसे बड़ी काबिलियत वही है। एडवर्टाइजिंग के लिए कोई खास डिग्री की जरूरत नहीं है। एक काबिलियत चाहिए सोचने की, एक मनोरंजन किसी और का करने की काबिलियत, और उसके अलावा इतना कोई कमाल नहीं है इसमें। अगर नजरिया दुनिया को देखने का बहुत कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक भी होना चाहिए, रचनात्मक भी होना चाहिए। जी हाँ, जी हाँ। अगर अब हम हर चीज को अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपके अंदर वो चीजें बस जाएंगी जी। और कब निकल के आएंगी और किस रूप में आएंगी वो पता नहीं, मगर आएंगी तो बड़ी खूबसूरती से आएंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे वो आपका जो विज्ञापन है ये घर कुछ कहता है, वो भी कुछ इस तरह की बात कहता है, क्योंकि बड़ी वो कवितामय है, उसकी भाषा जो है बहुत ही पोइटिक है। तो उस वक्त मेरी वाइफ मेरा घर बना रही थी तो सब विचार अंदर थे जी। तो निकला एक दिन कलम के थ्रू। मगर ऑब्जर्व करने में ही वो सब जो मैंने देखा है जी, उसी को थोड़ा सा इंटरप्रेट करके, उसी को थोड़ा सा मनोरंजक बना के, उसी को थोड़ा इस तरीके से प्रस्तुत किया है कि लोगों को मजा आए। वो शब्द, वो ध्वनियाँ, वो विचार, वो संस्कार हमारे भीतर रचते बसते चले जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं एक बहुत खूबसूरत कविता की शक्ल में वो बाहर भी आ जाते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, सुंदर लाइन के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था पीयूष जी कि हमारे नौजवान साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि विज्ञापन जगत में सिर्फ जैसे आपने कहा कि बहुत
अच्छा सोच सकें, देख सकें और उसको एक्सप्रेस कर सकें। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट होते होंगे, उनके नाम होते होंगे। मैंने जैसे कॉपीराइटर सुना है, फिर सुना है कि विजुअलाइजर होता है या क्रिएटिव डायरेक्टर जैसी चीज होती है। इनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, एक तो होती है क्रिएटिव साइड, उसमें कॉपीराइटर होता है, विजुअलाइजर होता है, वो आगे बढ़ के क्रिएटिव डायरेक्टर वही बनते हैं जी। दूसरी साइड होती है, उसको कहते हैं क्लाइंट सर्विसिंग। ये लोग क्लाइंट के बिजनेस को समझते हैं, उसकी ज़रूरतों को अपने क्रिएटिव पार्टनर्स को समझाते हैं और फिर हिसाब किताब रखते हैं कि किस क्रिएटिव काम का क्लाइंट के बिजनेस पर क्या असर पड़ा। क्लाइंट रिलेशनशिप्स ये लोग मेंटेन करते हैं और इसके लिए कोर्सेज होते हैं मास कम्युनिकेशन के जी। उन लोगों को देखना चाहिए कि कहाँ कैसा कोर्स है। मगर मेरी सबसे बड़ी बात ये है कि कोर्सेज से बढ़ के आपका खुद का एक तौर तरीका, लोगों से रिश्तेदारी रखने का, एक सोचने का, वो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अकाउंट प्लानिंग होती है। अकाउंट प्लानिंग में हमारे जो साथी लोग हैं वो कंज्यूमर से मिलते हैं, वो कोशिश करते हैं जानने की कंज्यूमर की आजकल उनका दृष्टिकोण क्या है, किस तरह का साबुन वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस अपने आप को कहाँ आगे जाता देखना चाहते हैं। तो ये लोग ट्रेंड्स और पैटर्न्स देखते हैं और अपने क्रिएटिव पार्टनर्स के साथ शेयर करते हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों के स्किन के नीचे हैं, जिनको हम उभार के ऊपर ला सकते हैं। जी 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 जी। उसके अलावा मीडिया प्लानिंग होती है जी। ये हमारे साथी लोग हैं जो जैसे कि मैं अपना इश्तहार दूरदर्शन पे चला हूँ, उसके सब बही खाते में रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे क्रिएटिव काम कम पैसे में जी लोगों तक पहुंच पाए, जिससे क्लाइंट का फायदा हो। अच्छा पीयूष जी, पर अभी आपने एक शब्द आपने एक कहा कि विजुअलाइज, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीज विजुअलाइज करता है, मतलब उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या वो उसकी भूमिका होती है? उसकी भूमिका है, वो ज्यादातर आर्टिस्ट होता है। एक तरीके से अगर हमारी दुनिया में देखा जाए तो वो चित्रकार है। वो देखता है कि किस बात को कहने के लिए किस तरीके से उसे विजुअली देखा जाए कि अगर पहाड़ है तो कैसा है, अगर लोग हैं तो किस टाइप के लोग दिखा रहे हैं उसके अंदर, कपड़े जो पहने किस टाइप के कपड़े पहनने चाहिए जो जिससे कि पूरे एडवर्टीजमेंट के अंदर वो उसके फिट बैठे। तो ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कलाकार होता है विजुअलाइजर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो एक तरह से वो दूसरों की आंखें क्या देखेंगी वो पहले अपनी आंख से देखता है। जी हाँ, और ज्यादातर जो विजुअलाइजर होते हैं उनके लिए कोर्सेज हैं, जैसे NID, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, बड़ौदा स्कूल ऑफ आर्ट। ये सब आर्टिस्ट होते हैं जो कला को, चित्रकला को सीख कर आते हैं। जैसे कॉपीराइटर को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है जी, मगर आर्टिस्ट को ये कमर्शियल आर्ट आना जरूरी होता है। अगर हम छपे हुए शब्दों की बात करें, बोले गए शब्दों की, सब कुछ ये भी जिंदगी के तरह तरह के जो रंग हैं उनको भरने की कोशिश करता है कवि, जो भी है। और एक ऐसे ही गीतकार जो होता है वो जाने कहाँ कहाँ से शब्दों की पंखुड़ियाँ लाता है, फिर उनको साथ में एक दूसरे के साथ में मिला करके सजाता है, फिर संगीतकार उसमें छौंक लगाता है अच्छे संगीत की। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, गाने की बारी है और श्रोता इंतजार कर रहे हैं पीयूष जी के गाने की। मेरा एक और फेवरेट गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वाह वाह। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था।
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देव साहब पे फिल्माया गया। जी हाँ। कैसे लगते हैं देव साहब आपको? मतलब एवरग्रीन देव साहब। एक दिन मुझे फोन किया उन्होंने, बोले पीयूष मैं देवानंद बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो, आपका फोन मुझे आया, मैं अभी कुर्सी से खड़ा हो गया हूँ अपने। तो बड़ी शानदार व्यक्तित्व है उनका, और इतनी इस उम्र में जो उनके अंदर यूथफुलनेस है वो तो हर एक के लिए एक सीख है। तो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में सबसे ज्यादा फिल्में किसकी देखते थे? इनकी देखता था, देव साहब की। उनका कोई स्टाइल, कोई मैनरिज्म का कोई हिस्सा? वो उतना मैंने नहीं किया, मगर हाँ उनकी हर फिल्म, जॉनी मेरा नाम मैंने 14 बार देखी। अच्छा, उनका डायलॉग बोलने का भी एक अलग अंदाज है ना? हाँ, वो तो अपनी उनकी हर स्टाइल ही अलग है। ये जरूर है कि वो एक लंबे समय तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जनरेशंस के वो हीरो रहे हैं, और आज भी इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम उनकी उस जज्बे की बात करें और उस जुझारूपन की बात करें, तो वो जज्बा जो है हम सबको कहीं ना कहीं हौसला देता है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ फिल्म नहीं, चाहे वो विज्ञापन की दुनिया हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें वो जज्बा चाहिए, जूझने का जज्बा चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज में चाहिए, और कभी भी अपने आप को ओवर द हिल नहीं समझना, ये उनसे सीखने वाली बात है। क्या बात है कि अगर दिल जवान हो तो उम्र कुछ नहीं कर सकती आपका। आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं एड आइकन, यानी विज्ञापन क्षेत्र की जानी मानी हस्ती पीयूष पांडे से कमल शर्मा की भेंटवार्ता। अच्छा पीयूष जी, अगर हम अपने भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म माना जाता है। विज्ञापनों में यही शब्द ब्रह्मास्त्र बन जाता है। कभी कभी उसका असर जो है उल्टा भी होता है और कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है। तो शब्दों की जो एक मर्यादा होनी चाहिए, इसका कितना ध्यान रखा जाता है विज्ञापनों की दुनिया में? वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप शब्द इस्तेमाल करते हैं वो आपके घर तक पहुंचते हैं, वो आपके माँ बाप तक पहुंचते हैं, आपके बच्चों तक पहुंचते हैं। तो उसमें मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कई बार गलतियां हो जाती हैं, मगर कई बॉडीज़ हैं ऐसी, जैसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कोशिश करते हैं कि इन पे कंट्रोल रखा जाए। अगर बिल्कुल ही गलत बात होती है तो उसे निकाल दिया जाता है। तो मगर संयम सबसे बड़ी बात है। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर से ये चीज़ें नहीं होती।
ये अपने आप अंदर से आनी चाहिए बात कि मुझे कहना है और क्या वो बाउंड्री है जो मुझे क्रॉस नहीं करनी। अच्छा, लिखित नियम नहीं है, अलिखित नियम है कि? लिखित नियम भी हैं, जैसे दूरदर्शन और इंडिया रेडियो, आपके यहाँ अगर हम इश्तिहार देते हैं तो उसके पहले स्क्रिप्ट आपको भेजी जाती है, आपका अप्रूवल लिया जाता है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो तो वहीं रोक दिया जाता है। पर इसके अलावा लिखित नियम सोसाइटी में कभी नहीं होते। नहीं, जैसे अब विज्ञापन की अगर दफ्तर की हम बात करें, वहां पर एक आदमी कॉपी राइटिंग का काम कर रहा है या जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं, जब क्लाइंट आता है और उस समय एक धुंधला सा एक आइडिया होता है, तस्वीर होती है, और फिर जब वो फाइनल शेप लेने लगता है तब क्लाइंट को भी ये बताया जाता है कि कभी-कभी कि ये बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ना हो या एग्रेसिव ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें को लेकर के बातचीत होती है उसके साथ में। तो सारा डायलॉग होता है। क्लाइंट जिसका करोड़ों का धंधा लगा हुआ होता है, वो अपने आप में एक संयम रखने को कहता है। एजेंसी जिसकी खुद की रेपुटेशन स्टेक पे होती है, उसे वो संयम रखना पड़ता है, क्योंकि ये तो ऐसा है नहीं कि एक ऐड करके आदमी फिर भूल जाए। ये तो रिश्तेदारी है कंज्यूमर के साथ जो ब्रांड्स के लिए सालों तक बना के रखनी है, तो आप किसी को ऑफेंड नहीं कर सकते। तो पीयूष जी, ये जो दावों की बात होती है अक्सर कि भाई मेरा प्रोडक्ट आप लीजिए, हर कोई अपना दावा करता है और उसको अधिकार भी है कि वो कैसे बेचता है अपनी चीज़ों को, लेकिन कई बार दावे खोखले भी होते हैं, कई बार विज्ञापन जो है वो भ्रमित भी करते हैं उपभोक्ता को। तो इस चीज़ की भी मतलब पड़ताल की जाती है कि ये जो विज्ञापन में इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि जिसकी आवाज़ जाएगी या जो एजेंसी विज्ञापन बनाती है उसकी भी तो साख उसके साथ में जुड़ी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कंज्यूमर बेवकूफ़ नहीं है। आप दावा करके उसको एक बार कुछ चीज़ बेच देंगे जी, मगर एक बार अगर आपने उससे डिसअपॉइंट किया जी, तो वो फिर नहीं आएगा और 50 लोगों से और बोलेगा कि ये गलत दावे हैं, तो उसका बड़ा नुकसान है। तो दावा करने से पहले आदमी को सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना साबित कर सकते हैं, और आप क्या एक दिन के लिए दुकान कर रहे हैं या ज़िंदगी भर का रिश्ता बना रहे हैं किसी कंज्यूमर के साथ। क्या बात है, ज़िंदगी भर का रिश्ता। और संगीत ऐसा है जिसके साथ में हमारा ज़िंदगी भर का रिश्ता है। ये रिश्ता कभी नहीं ख़त्म नहीं होता। अच्छे बोलों से, अच्छी आवाज़ों से और अच्छी फिल्मों से, अच्छे दोस्तों से तो रिश्ता रहते है और अच्छी किताबों से भी रहता है। जी हाँ। और वो आपकी एक और चीज़, चाय, जिससे रिश्ता कभी नहीं टूटता। तो गाना हो जाए आपकी पसंद का? जी हाँ, मेरे को अब आप सुना दीजिए 14वीं का चांद हो गया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार
शायर का ख्वाब हो, 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। मुझे याद है इसी चेयर पे जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ मैं था, वहाँ रवि साहब बैठे हुए थे। 14वीं का चांद इस फिल्म के किस्से सुना रहे थे गुरुदत्त साहब, और फिर शकील बदायूनी साहब ने लिखा है और मोहम्मद रफ़ी साहब ने क्या गाया है। मैं समझता हूँ कि ये गाना भी अपने आप में 14वीं का चांद है। जी हाँ। अब फिर से अपने मुद्दे पे आते हैं। पीयूष जी, कुछ विज्ञापन जब हम देखते हैं विजुअली ऐसा लगता है कि थोड़ा से कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है। देखिए, ऐसा है कि कुछ मेरा ये मानना है कि विज्ञापन को मोरालिटी से बहुत जोड़ा जा रहा है। जी, विज्ञापन है, हंसी मजाक थोड़ी चलती है जी। हमेशा यही सोच लेना कि जिस फिल्म को हम देख रहे हैं उसमें तो मारपीट हो रही है, उसके बीच में बेचारा एक विज्ञापन आता है, उसको हम सोचते हैं ये महात्मा गांधी है। जी। तो मेरे ख्याल से विज्ञापन पर इतना बोझ डालना सही बात नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। पब्लिक को मालूम है आप कब मजाक कर रहे हैं और कब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इतने बड़ी आबादी के देश में जी फिर तो कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा कि हर एक को किसी चीज़ से तकलीफ होगी। एडवर्टाइजिंग की कोशिश ये रहती है कि ये बॉडी जितना कोशिश हो गलत काम ना होने दे। तो कभी ऐसा कोई केस आया भी है? ऐसे मामले आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत डिस्प्यूटेड होते हैं। कईयों को हम निकाल लेते हैं पर अग्रीमेंट नहीं होती है, मगर उसकी इतनी मर्यादा करना जरूरी है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि रेडियो और टेलीविजन की अगर हम बात करें तो एक तो ऑडियो वाला माध्यम है और एक ऑडियो विजुअल दोनों है। दोनों की जो विज्ञापन उसकी अप्रोच में क्या फ़र्क होता है? क्या मूलभूत से तकनीकी रूप से कोई फ़र्क है कि या जो विज्ञापनों की जो दुनिया है उसमें कोई आधार बनाया जाता है कि नहीं साहब ये इस तरह के विज्ञापन रेडियो के लिए हैं और ये टेलीविज़न के लिए होंगे? कोई सीमा होती है उसकी? हर एक मीडियम को उसकी रीच के हिसाब से देखा जाता है जी, और उसके लिए क्रिएटिव काम उस मीडियम के अनुसार करना चाहिए। जैसे मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि जो आपने फिल्म चलाई टीवी पे उसी का साउंड ट्रैक लेके चला दिया रेडियो पे। रेडियो अपने आप में एक बहुत ही क्रिएटिव मीडियम है जहाँ पे आप अपने ऑडियंस को विजुलाइज करने का मौका दे रहे हैं। क्या बात है। तो एक पार्टिसिपेटरी मीडियम है ये। जैसे कि मैंने अभी आप शायद सुनेंगे, एक मेरे साथी ने लिखा एक रेडियो स्पॉट जिसमें ब्रांड नेम का नाम ही नहीं है। वो कहता है बिल्कुल अमीन सैनी टाइप आवाज में कि ऐसा चिपकाए कि कभी छूटे नहीं, ऐसा पकड़े कि कभी छोड़े नहीं, ऐसा जोड़े कि कभी टूटे नहीं। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हाँ, ये उसी का विज्ञापन है। अब जो सबको मालूम है किसका है, मगर किसी ने इतनी लिबर्टी ली है कि मैं आपको पार्टिसिपेट करवा रहा हूँ, आपको एक तरह से ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। एक खेल है जो आप और मैं साथ में खेल रहे हैं, पहेलियां बुझा रहे हैं। जी हाँ। लेकिन उस पहेली का जवाब मालूम है। जवाब सबको मालूम है। जी। और वो आपने जो रिश्ते की बात की, तो कुछ चीजों के साथ जब हमारा रिश्ता बन जाता है तो उसका नाम नहीं भी लो, उसकी खुशबू, उसका एहसास हो जाता है, उसी का मजा है। वहाँ क्या है कि कंज्यूमर जो है उसको अगर आप सारे टाइम स्पून फीड करेंगे तो किसी को पसंद नहीं है। हर एक की अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप कहाँ पे उसको इज्जत देते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप समझते हैं। तो विज्ञापन की जो लैंग्वेज थी वो शुरू में बहुत फॉर्मल हो गई थी जी, और अब वो एक वक्त आया है जहाँ वो कंज्यूमर की लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आपकी भाषा कोई बोलता है तो आपका उससे अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो आजकल बड़ी कोशिश है कि हम वही भाषा यूज़ करें जो लोग खुद इस्तेमाल करते हैं।
हमारे श्रोताओं को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अभी अच्छा ही आएगा पीयूष जी की तरफ से। जावेद साहब कितना अच्छा लिखते हैं और उनका इतना अच्छा इस्तेमाल पोएट्री का हर जगह करते हैं। जैसे कि वो मेरे गाना बहुत पसंद था 1942 का लव स्टोरी का। हाँ, वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अच्छा, चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सर्दी की धूप जैसे बीना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। रेशम की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे सोलह सिंगार जैसे रस की फुहार जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हमारे जो बहुत सारे जो श्रोता हैं, अब उनके जहन में एक सवाल जरूर आता है, वो खासतौर से वही मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं कि
मुद्रा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीवन का, अर्थशास्त्र मजबूत होना चाहिए। तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि पैसा कितना है इस लाइन में? पैसा एडवर्टाइजिंग में अच्छा ही होता है। अगर आपकी मार्केटिंग कंपनीज में जो पैसा होता है उसी तरह का पैसा एडवर्टाइजिंग में भी होता है। और अगर आप अच्छा करें तो आपकी उम्र आपको कभी पीछे नहीं रोकती। अच्छा। तो 28-30 साल का आदमी भी क्रिएटिव डायरेक्टर बन सकता है, और क्रिएटिव डायरेक्टर अगर वो बन जाए तो 12-15 लाख रुपए साल के कमा सकता है उस उम्र में ही। आंकड़े दिलचस्प हैं। और इसके अलावा जो जैसे कॉपी राइटिंग वगैरह जो होते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि उसमें तो अक्षरों के हिसाब से पेमेंट होता है, कुछ ये बात कुछ कितनी वो जमाना गया, वो जब लोगों को वर्ड्स के हिसाब से पैसे दिए जाते थे, वो बेवकूफ़ी है। अगर किसी को वर्ड्स के हिसाब से आप पैसे देंगे तो वो उसके हिसाब से लिखेगा, मगर आपको क्वालिटी के हिसाब से देने चाहिए पैसे लोगों को। और उस वक्त राइटर्स को, ट्रांसलेटर्स को अच्छे पैसे नहीं मिलते थे, और मगर अभी काफ़ी बदलाव आया है। और आज की तारीख में क्लाइंट्स भी समझ गए हैं कि इनकी कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पहुंचता है रिसीवर के पास, अगर उसने आपके दिल को नहीं छुआ तो फिर आपके सारे पैसे जो मीडिया में लगाए वो भी बर्बाद हो गए। बस ही। लेकिन पीयूष जी, जैसे अभी आपने ट्रांसलेशन की भी बात की कि ट्रांसलेशन भी होता है, क्योंकि अगर कॉपी अंग्रेजी में बनी है और हिंदी में छप रही है, हिंदी में जा रही है, तो उसका ट्रांसलेशन तो जाहिर करना ही पड़ेगा। लेकिन कभी कभी ट्रांसलेशन बहुत ही भ्रष्ट, बड़ा ही खराब होता है, मतलब वो जो मूल जो आत्मा होती है वही गायब हो जाती है। उसके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ कुछ जी, तो मुझे अगर तमिल में चाहिए जी, तो मुझे अपने तमिल साथी को बुलाकर अपने बात की जिस्ट बतानी चाहिए। मेरे को इतनी बड़ी ईगो नहीं होनी चाहिए कि मैं उनसे बोलूं जो मैंने किया आप उसको वैसे के वैसे ट्रांसलेट कर दीजिए, वह बात बनेगी नहीं जी। तो जो उसका मूल है जी, वो अगर आप उससे शेयर करें, फिर उनको अपना क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने दें जी, तो बात बनेगी। इसमें फ्रीलांस कॉपीराइटर भी होते हैं? फ्रीलांस होते हैं, मगर वो प्रोजेक्ट्स पे होते हैं। तो जैसे लोग कुछ लोग जिनकी बड़ी एजेंसीज के साथ काम नहीं करते, वो फ्रीलांसर्स यूज करते हैं प्रोजेक्ट वाइज। आज की तारीख में एडवर्टाइजिंग एक मीनिंगफुल करियर है जी, एक लुक्रेटिव करियर है जी, और एक एंजॉयबल करियर है, जहाँ पे हर दिन नए चैलेंजेस होते हैं, वो मोनोटनी नहीं होती। और इस फील्ड में आपकी मुलाकात ऐसे ऐसे लोगों से होती है जो हर आदमी अपना अपना टैलेंट लेके आता है। म्यूजिक डायरेक्टर्स मिलते हैं, राइटर्स मिलते हैं, डायरेक्टर्स मिलते हैं, लिखने वाले मिलते हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग क्लाइंट्स भी मिलते हैं। मीडिया के कारण एडवर्टाइजिंग बहुत से छोटे शहरों में भी जानी गई है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे नए नए लोग छोटे छोटे शहरों से अपने खूबसूरत एक्सपीरियंस लेकर एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आएं और इसे और भी बेहतर बनाएं। ना इस बात पे गाना सुन लें जरा। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। ओहो जरा रास्ता तो दो, थोड़ा सा बादल चखना है। बड़ा बड़ा कोयले से
फलक पे लिखना है चांद से होकर सड़क जाती है उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। छोटे छोटे शहरों से खाली भोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बनाए रे। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बनाए रे। अच्छा, आप अपने किस विज्ञापन को बहुत सा एक मौका मेरे लेट श्री सुरेश मलिक ने मुझे दिया था 1987 में। हाँ जी। जब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए नेशनल इंटीग्रेशन के लिए गाना लिखो, और मैंने लिखा था मिले सुर मेरा तुम्हारा। ओह, क्या कहने, वाह 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 वाह। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा।
शान तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल मिलके बने एक नवा सुरताल मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। पीयूष जी, मैं अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से और विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञापन जगत से जुड़े जाने माने व्यक्तित्व पीयूष पांडे से कमल शर्मा की बातचीत अभी आपने सुनी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग बिनीता ढोलकिया ने दिया, प्रस्तुति सहयोग दिया वीणा राय सिंघानी ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया कमलेश पाठक ने। अब दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर एक हस्ती के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार। आज के मेहमान।